आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ उससे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। कहने के लिए तो ये बहुत ही उच्च विचार और एक अच्छी सोच है, पर ये मात्र कागज के ऊपर है। ग्राउंड रियलिटी लगभग जीरो के बराबर है। अगर पैलेस्टीनियन का दुख विश्व का दुख है, तो हिंदुओं के साथ अन्याय एक निजी मामला थोड़ी हो सकता है। राजाओं को नैतिकता की पड़ी थी, लेकिन आक्रांताओं को नैतिकता से कुछ लेना देना ही नहीं था। गांधी जी ने ना सत्य और अहिंसा का मार्ग छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन लाश तो गिरी नहीं और पाकिस्तान भी बन गया और 20 से 30 लाख लोग मारे भी गए। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के कारण आज पाकिस्तान बहुत ही कम हमले करता है, वरना तो दिन दहाड़े बम विस्फोट होते ही रहते थे। एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि नैतिकता ना सिर्फ मंदिर के लिए है। आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ उससे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर यह किसी नेता और पार्टी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, पर यह एक सोच है कि जिससे असहमति है। आज भारत सरकार ने एक रणनीति अपनाई हुई है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु। कहने के लिए तो ये बहुत ही उच्च विचार और एक अच्छी सोच है, पर यह मात्र कागज के ऊपर है। ग्राउंड रियलिटी लगभग जीरो के बराबर है, पर यह विचार ना बिल्कुल गलत नहीं है, पर व्यक्ति, संयोग, समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है, जिसका इतिहास बड़ा ही डेंजरस है। इस वीडियो में ना हम इस चीज को 4 स्तर पे देखेंगे। पहला, इस विचार का बेस कहाँ पे है। दूसरा, इस विचार से भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। तीसरा, भारत को छोड़कर बाकी देशों को क्या मिला। और फोर्थ, इसका सॉल्यूशन क्या है। वसुधैव कुटुंबकम प्राचीन वेदों का एक महावाक्य है, जिसका ना अर्थ है पूरी पृथ्वी ही हम परिवार है। अगर इसमें थोड़ा और डीप जाए तो सार ये निकलता है, किसी का दुख मेरा दुख, किसी की चोट मेरी चोट, किसी के साथ अन्याय करना तो खुद के परिवार को ही चोट पहुंचाना। और समस्या ना यही से शुरू होती है। अगर इस विचार को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो दुश्मन को ही अपने घर की चाबी दे देनी चाहिए कि ले बेटा मौज करो। अगर पैलेस्टीनियन का दुख विश्व का दुख है, तो हिंदुओं के साथ अन्याय एक निजी मामला थोड़ी हो सकता है, लेकिन रियलिटी तो यही है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु, ये दोनों एक चीज के ऊपर आधार रखते हैं, और वो है नैतिकता, एथिक्स। नैतिकता का ना सीधा अर्थ है क्या सही और क्या गलत। व्यक्तिगत तौर पे ना ये आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कि जिससे हम उत्तम मनुष्य बन सके। और नैतिकता 4 तत्वों के ऊपर आधारित है, सत्य, प्रामाणिकता, न्याय और करुणा। ये ना व्यक्तिगत आधार पे बिल्कुल सही है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। बताता हूँ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर। इतिहास यही कहता है कि जब आप किसी सोच को लंबे समय के लिए अप्लाई करते हो, तो उसका ना इतिहास पहले जान लेना चाहिए। कोई भी देश सामने वाले देश पर तब विश्वास कर सकता है जब दोनों की नीति और सोच एक समान हो। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देयर इज नो फ्रेंड्स और एनिमी इन जियोपॉलिटिक्स, ओनली इंटरेस्ट मैटर्स। नैतिकता का ना पालन करते हुए भारत को क्या क्या नुकसान हुए, वो जरा कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। तो ना हम शुरुआत करते हैं महाभारत के समय से। युधिष्ठिर जी को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अब अर्जुन के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो चक्रव्यूह को भेज सके, लेकिन अभिमन्यु एक ऐसे थे कि जो चक्रव्यूह में एंटर कर सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे बिल्कुल पता नहीं था। तो वो चक्रव्यूह में एंटर करते हैं, उसके 6 पड़ाव आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन 7वें पड़ाव में उसके सामने होते हैं कौरवों के सभी महारथी, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, सबके साथ, और सामने अकेला एक अभिमन्यु। और सभी योद्धा एक साथ अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो अभिमन्यु कहता है द्रोणाचार्य से कि युद्ध के कुछ नियम बने थे कि एक योद्धा से एक ही युद्ध करेगा, सभी नहीं। तब जरा गौर कीजिएगा, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वो नियम पितामह भीष्म ने बनाए थे, उसके साथ वो चले गए। यानी कि नैतिकता सीधी चली गई और सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं राणा रतन सिंह का। जब उसकी अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1 to 1 बैटल हो रही थी, तब अलाउद्दीन खिलजी की तलवार गिर जाती है और वो युद्ध हारने ही वाला था कि पीछे से खिलजी के सेनापति ने उसके ऊपर हमला कर दिया और राणा रतन सिंह वही मारे गए। और उसका परिणाम क्या निकला? चित्तौड़ के ऊपर कब्जा। पर ऐसा ना कई भारतीय राजाओं के साथ हुआ। राजाओं को नैतिकता की पड़ी थी, लेकिन आक्रांताओं को नैतिकता से कुछ लेना देना ही नहीं था। और यही हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला युद्ध मोहम्मद घोरी हार गया, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवित छोड़ दिया। लेकिन दूसरा युद्ध
मोहम्मद घोरी जीत गया, वो भी धोखे से। और जब पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि मैंने तुमको जिंदा छोड़ दिया था, तुम भी मुझे छोड़ दो, तो उसने कहा अरे सठिया गया है क्या। वहाँ पे गलती पृथ्वीराज चौहान जी की ही थी, क्योंकि जानवर मार की भाषा समझते हैं। फिर सम्राट अशोक, गुप्त साम्राज्य और राजा हर्षवर्धन सभी ने अहिंसा की नीति अपनाई कि युद्ध ही नहीं करना। तो क्या हुआ, उसका परिणाम पता है। कुछ ही सालों में के पूरा का पूरा साम्राज्य ही समाप्त हो गया। राजपूतों ने कोई भी युद्ध ले लो, नैतिकता का पालन किया, लेकिन सामने वाले दुश्मन ने किया नहीं, परिणाम सारे युद्ध हार गए। इतिहास में हारने वाले गलत नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ अच्छे थे। अब देखते हैं आजादी के बाद भारत को नैतिकता की नीति के क्या क्या फायदे हुए। गांधी जी ने ना सत्य और अहिंसा का मार्ग छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन लाश तो गिरी नहीं और पाकिस्तान भी बन गया और 20 से 30 लाख लोग मारे भी गए। पर ये ना एक राजनीतिक हार नहीं थी, नैतिकता का चुनाव था। सरदार पटेल ना कांग्रेस के अध्यक्ष बनने ही वाले थे, लेकिन गांधी जी के प्रति निष्ठा और नैतिकता के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और धोखाधड़ी से अध्यक्छ नेहरू बन गए, जिसने भारत का भविष्य ही रोंद डाला। फिर भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन उसी चाइना ने पता है क्या किया, 62 में भारत के पीठ में ही खंजर उतार दिया। दुनिया ना अच्छों को नहीं पर कमजोर अच्छों को कुचलती है, और ये भावना से नहीं पर शक्ति से चलती है। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो को देख लीजिए, डेल्टा फोर्सेस आती है, उसे उठा के ले जाती है। क्या अमेरिका ने कभी नैतिकता का पालन किया? सिर्फ पावर बोलता है। 1971 के युद्ध के बाद शिमला करार हुआ, जिसके अंदर ना भारत ने जीता हुआ पाकिस्तान का सारा प्रदेश लौटा दिया, साथ में 93,000 सैनिक, और बदले में पीओके भी नहीं ले सके और अपने 54 जवानों को ही बुरे हाल पे छोड़ दिया। जो राष्ट्र मात्र सहता है वो एक दिन मिट जाता है। ये तो मैंने ना कुछ एग्जांपल्स दिए, अगर ऐसे एग्जांपल मैं देता रहूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जांपल्स नहीं। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि जहां पे नैतिकता का त्याग कर दिया गया और जिससे दुनिया को बहुत ही फायदा हुआ। वो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर नैतिकता से लड़ते रहे तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने नैतिकता को लगाया कोने में। इसीलिए भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और दुर्योधन सभी को छल से मारना पड़ा, वरना आज हम शकुनी और दुर्योधन की पूजा कर रहे होते और द्रौपदी जी को वेश्या मान रहे होते, क्योंकि इतिहास वही लिखता है जिसके हाथ में पावर होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान ने उसे मिलने के बहाने मारने के लिए ही बुलाया है, इसलिए वो बिना रेडी थे और उन्होंने अफजल खान का पेट चीर डाला, वरना भारत के अंदर हिंदू बहुत ही कम रहे होते, शायद मेरा नाम भी अब्दुल होता। अगर इजराइल नैतिकता के राह पर चलता तो दुनिया में आज एक भी ज्यूस जीवित नहीं होता, क्योंकि आधा काम तो हिटलर के होलोकॉस्ट ने कर ही दिया था, बाकी का मुस्लिम कंट्रीज कर देती। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के कारण अब पाकिस्तान बहुत ही कम हमले करता है, वरना तो दिन दहाड़े बम विस्फोट होते ही रहते थे, कभी ट्रेन में तो कभी कोर्ट में। पर यहाँ से ना एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि नैतिकता ना सिर्फ मंदिर के लिए है, रणनीति राष्ट्र के लिए होती है। पर क्या इस नैतिकता से पार पाया जा सकता है? चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने ये चीजें जरूर समझ ली कि नैतिकता से होने वाले नुकसान क्या है और नैतिकता छोड़ने के फायदे क्या है, जिससे ना एक चीज समझ में जरूर आती है, अच्छा होना एक विकल्प है पर मजबूत होना एक जरूरत। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध ही देख लीजिए, कहाँ है नैतिकता? रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है, अमेरिका और यूरोप ज़ेलेंस्की को कहता है बेटा चढ़ जा सूली पे, हम पीछे खड़े हैं, और ज़ेलेंस्की चढ़ भी जाता है। फिर ट्रम्प आता है, वो कहता है कि अरे भाई मैं खर्चा क्यों करूं, मैं तेरे को कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, ये तो तुम्हारी और यूरोप की समस्या है, तुम लोग देखो। पहले जिसने हाथ रखा उसी ने हाथ खींच लिया। उसके बाद यूरोप का दोगलापन देखिए, पहले उन्होंने रशियन इन्वेस्टमेंट करवाई, रशिया को बोला कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेफ है। फिर आज वो लोग कहते हैं कि जो रशिया के एसेट्स है उसे ही हम नीलाम करके उससे जो रुपया आएगा वो हम यूक्रेन को देंगे कि जिससे युद्ध जारी रख सके। ये यूरोप का दोगलापन। और ज़ेलेंस्की देखिए, जो भी सहाय यूरोप और अफ्रीका से आई उससे अपने और अपने दोस्तों के लिए आइलैंड्स खरीद लिए। करप्शन एकदम चरम सीमा पर। कहाँ है नैतिकता? दूसरी चीज,
दुनिया न्याय नहीं देखती, वो मात्र शक्ति देखती है, वरना अमेरिका 50 से ज्यादा देशों को बर्बाद नहीं कर पाता। शांति वही चुन सकता है कि जिसके पास युद्ध की क्षमता हो। भारत को हार्ड पावर तो दिखानी ही चाहिए, साथ में सॉफ्ट पावर से दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करना ही चाहिए। जो देश भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करे उसे अंदर से ही खोखला कर देना चाहिए। जैसे कि तुर्की, भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने सहायता भेजी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, उन्होंने भारत के खिलाफ ड्रोन भेजे। यानी कि उसका माइंडसेट क्लियर है कि तुम मेरे लिए पूरा का पूरा खून भी बहा दो, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास नैतिकता नहीं है। इस्लाम ही रहना चाहिए, हिंदू जाए बाढ़ में, भारत जाए बाढ़ में। यूरोप और चाइना की तरह भारत को भी दूसरे देशों में मिलिट्री बेस बनाने चाहिए। अप्लाई 10 for 10 रूल। भारत कितना सेक्युलर और जिम्मेदार है वो दूसरे देशों को बताने की जरूरत नहीं है, और उसका कोई फायदा भी नहीं। इसीलिए इस रणनीति को त्याग कर ओनली इंटरेस्ट की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के वसुदेव कुटुंबकम एक आत्म हत्या है। वो मंत्र करुणा सिखाता है, सुरक्षा नहीं। सवाल ये नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, सवाल ये है कि क्या हम टिक पाएंगे। आपका इस विषय में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।